हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप सभी का टीचिंग एट द रेट इजी में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं जीन पियाजे थ्योरी। जीन पियाजे थ्योरी जो है वो भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में बात करती है, बच्चे के संज्ञानात्मक विकास के बारे में बात करती है। वाइगोत्स्की भी जो थे वो रशियन साइंटिस्ट थे, वो भी इसके बारे में बात करते थे, बच्चे के संज्ञानात्मक विकास के बारे में। और जीन पियाजे भी क्या है, बच्चे के संज्ञानात्मक विकास के बारे में बात करती है। और जो जीन पियाजे थे वो कहाँ के रहने वाले थे? स्विस साइकोलॉजिस्ट थे। कहाँ का था? स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे वो। कहाँ के रहने वाले थे? स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे, स्विस साइकोलॉजिस्ट थे। और ये बात करती है बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में, बच्चे के संज्ञानात्मक विकास के बारे में। और उसी से रिलेटेड है इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, बौद्धिक विकास, बच्चे का कैसे बौद्धिक विकास स्तर पे उसका लेवल अच्छा होगा। उसके बाद मेंटल लेवल, ये सब कहीं ना कहीं एक दूसरे से क्या है, जुड़े हैं। वो सब माइंड से रिलेटेड है, सब माइंड के अंतर्गत ये आता है। और मेंटल स्किल्स है, जो मानसिक कौशल जो है उसके अंतर्गत क्या आता है, जिसमें शामिल क्या क्या होता है। उसके अंतर्गत जो शामिल होता है, अंडरस्टैंडिंग होता है, समझने की क्षमता होता है। उसके बाद रीजनिंग होता है, माइंड में हम क्या करते हैं, तर्क वितर्क करते हैं। उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग, कोई भी चीज़ को हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम जब रहता है तब उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, समस्या को समाधान करने की हम कोशिश करते हैं। उसके बाद हमारे माइंड के अंतर्गत थिंकिंग चल रहा है, हम चिंतन चिंतन कर रहे होते हैं कभी कभी। उसके बाद इमेजिनेशन, परिकल्पना कर रहे होते हैं। उसके बाद मेमोरी जो है, मेरा स्मृति कैसा है। उसके बाद उसी से साथ साथ परसेप्शन हुआ। परसेप्शन का मतलब क्या हो गया? अनुभूति, जिसको हम देख करके, फील करके, महसूस करके, टच या फील करके उसको महसूस कर सके। कोई भी चीज़ को हम देख नहीं सकते, उसको टच करके उसको महसूस कर सकते, उसी को हम क्या बोलते हैं? परसेप्शन बोलते हैं। उसके बाद अटेंशन है, हम कितने एक्टिव रूप से हम अटेंशन, कोई चीज़ को हम देखते हैं या सुनते हैं, कोई चीज़ को ग्रहण करते हैं। उसके बाद डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग का मतलब हो गया निर्णय लेने की क्षमता। कोई चीज़ अगर हम अपनी लाइफ के प्रति कैसा डिसीजन लेते हैं, वही हुआ डिसीजन मेकिंग। उसके बाद हाइपोथेसिस, परिकल्पना। हाइपोथेसिस का मतलब परिकल्पना हो गया। मान लो कि हम कोई चीज़ क्या करते हैं, सोचते रहते हैं, माइंड में सोचते हैं, और सोचने के दौरान हम उसको इमेज बना लेते हैं, परिकल्पना करते हैं। माइंड के अंतर्गत ही हम कोई चीज़ को, समस्या को समाधान कर लेते हैं, वही उसी को हम बोलते हैं हाइपोथेसिस। और जीन पियाजे के द्वारा जो बोला गया, उसके द्वारा जो एक टर्म दिया गया था, क्या दिया गया था? ईगोसेंट्रिक स्पीच। क्या दिया गया था? उसके द्वारा एक शब्द दिया गया था, ईगोसेंट्रिक स्पीच। क्या दिया गया है? ईगोसेंट्रिक स्पीच, जिसको हिंदी में हम क्या बोल सकते हैं? अहम केंद्र, अहम केंद्र, केंद्र वाक, हम केंद्र वाक बोल सकते हैं। ईगोसेंट्रिक उसने एक टर्म दिया था, और वो बोला था कि बच्चे जो है ईगोसेंट्रिक स्पीच के माध्यम से वो सीखते हैं। वो किस अवस्था में? तो प्री ऑपरेशनल स्टेज की अवस्था में बच्चे सीखते हैं। जो 2 से 6 वर्ष के एज के बच्चे जो है वो क्या करते हैं, सीखते रहते हैं, अपने से बोल बोल करके, अनुकरण करके क्या करता है, वो सीखता है। उसको कोई महत्व नहीं दिया। किसने? जीन पियाजे ने कोई महत्व नहीं दिया कि अपने से बोल बोल के सीखता है, उसको कोई महत्व नहीं दिया गया। और जो ईगोसेंट्रिक स्पीच दिया जीन पियाजे के द्वारा, वही वाइगोत्स्की क्या दिया था? प्राइवेट स्पीच दिया था, प्राइवेट स्पीच दिया था। और ये क्या क्या दिया है? ईगोसेंट्रिक स्पीच। उसके बाद आता है क्या? कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज कंसर्न विथ द डेवलपमेंट ऑफ ए पर्सन थॉट प्रोसेस। जो संज्ञानात्मक विकास है, बच्चे को जो सोचने समझने की क्षमता है, उसको कैसे विकसित किया जाए, कैसे उसको विकास किया जाए, तो व्यक्ति के चिंतन प्रक्रिया के विकास से संबंधित है। जीन पियाजे ने बताया कि जो बच्चे के कॉग्निटिव लेवल है, कॉग्निशन लेवल जो है, संज्ञानात्मक स्तर है, तर्क करने की क्षमता, डिसीजन मेकिंग करने की क्षमता, कोई भी रीजनिंग करते हैं, कोई भी क्या करते हैं, हाइपोथेसिस करते हैं, तो उसके आधार पे क्या किया गया है? भाषा को बढ़ावा दिया है। भाषा को सीखेगा अपने माइंड के लेवल पे। लेकिन वाइगोत्स्की इसका जस्ट अपोजिट किया है। वाइगोत्स्की ने क्या बोला था कि बच्चा को जो लेवल या संज्ञानात्मक बेहतर किस पे कैसे होगा?
समाज में जैसे जैसे देखेगा, समाज में जिस तरह से देखेगा उसी तरह से उसके माइंड में भाषा का विकास होगा। लेकिन जीन पियाजे कहता है कि उसका जो माइंड लेवल जैसा होगा, उसके सोचने की क्षमता, समझने की क्षमता, कोई भी डिसीजन लेने की क्षमता, उसके बेसिस पे क्या किया गया है, भाषा को बढ़ावा दिया गया है, भाषा को निर्धारण किया गया। तो एक दूसरे का क्या किया गया, अपोजिट किया गया। और जीन पियाजे के द्वारा लैंग्वेज को, भाषा को क्या किया गया, उसको क्या किया गया, बढ़ावा नहीं दिया गया। वो कहता है कि बच्चे का जो है किसके लेवल पे, अपने माइंड के लेवल पे वो अपने भाषा को क्या कर सकता है, बढ़ावा दे सकता है, निर्धारण कर सकता है। वो समाज से इंटरेक्शन से नहीं सीख सकता है। लेकिन वाइगोत्स्की कहता है समाज से क्या कर सकता है, वो क्या अपना समझ बना सकता है और चिंतन लेवल को एक अच्छा लेवल बना सकता है। उसके बाद है जीन पियाजे के द्वारा कहा गया कि बच्चा जो है लिटिल साइंटिस्ट है। क्या है, लिटिल साइंटिस्ट, छोटे वैज्ञानिक की तरह है। वो कुछ न कुछ क्या करते रहते हैं, एक्टिविटी करते रहते हैं, कुछ न कुछ एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। तो उसको नाम दिया गया है लिटिल साइंटिस्ट। उसमें दो कैटेगरी आ जाता है, एक्सपेरिमेंट करके बच्चा सीखता है और कोई एक्टिवली करता है। जो हम लर्निंग कर रहे होते हैं, लर्निंग के दौरान बहुत सारा ऐसा चीज़ सीखने को मिलता है। एक होता है प्रयोग करते हैं, कुछ कुछ नया नया एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, उसके वजह से भी सीखता है। और एक्टिवली हम सीखने के दौरान हम कर रहे होते हैं। तो वो जीन पियाजे के द्वारा कहा गया बच्चे क्या होता है, लिटिल साइंटिस्ट होता है। उसके बाद ये है कि बताया गया कि चिल्ड्रेन आर एक्टिव बिल्डर्स एंड एक्सप्लोरर्स ऑफ नॉलेज। जो बच्चे हैं जो ज्ञान का सक्रिय निर्माता है। बच्चे जो है कोई एक्टिव रूप से वो सीख सकता है, कोई भी चीज़ को पढ़ करके, लिख करके, सुन करके वो बच्चे को सीख सकता है। उसके बाद आगे हम चलते हैं, बढ़ते हैं। इसके बाद आता है अबाउट थिंकिंग। जीन पियाजे के द्वारा जो थिंकिंग का प्रोसेस है, थिंकिंग के बारे में उसका क्या विचार है। तो उसका विचार है जब कोई दो पर्सन अलग अलग एज का अगर खड़ा कर दिया जाए, एक साथ रखा जाए, उसके दोनों के केस में क्या किया जाए कि दोनों का विचार तो दोनों के अंदर आएगा। मान लो कि अगर 5000 विचार आ रहा है, उसके अंदर थॉट आ रहा है, प्रोसेस आ रहा है, तो दोनों का अगर एक साथ 5000 थॉट आ रहा है तो दोनों का क्या होगा, थॉट तो सेम होगा, विचार तो सेम होगा, लेकिन तरीका जो होगा वो अलग अलग ढंग से होगा, डिफरेंट टाइप से होगा। तो वही है कि अमाउंट तो सेम होगा। एक 10 साल का लड़का है, 20 साल का लड़का है, एक 40 साल का कोई ओल्ड एज का कोई आदमी है, तो दोनों का क्या होगा, विचार तो सेम रहेगा। विचार अगर 10,000 विचार आ रहा है, उसमें भी 10,000 उसके माइंड में ही आ रहा है, तो विचार सेम होगा, लेकिन तरीका जो होगा, सोचने का तरीका जो होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। यानी प्रकार उसका क्या होगा, डिफरेंट, अलग होगा। वो कुछ अलग तरह से सोचेगा, बच्चे कुछ अलग ढंग से सोचेगा, उस अलग ढंग से करेगा, सीखेगा, तो वो अलग होगा। क्या काइंड्स में क्या होगा, डिफरेंट होगा, लेकिन अमाउंट क्या होगा, दोनों का सेम होगा। तो उसी को हम लिखे हैं डिफरेंस इन काइंड। काइंड में क्या होगा, अंतर पाया जाएगा बशर्ते अमाउंट का। अमाउंट में क्या रहेगा, दोनों का विचार सेम रहेगा, दोनों का थॉट सेम रहेगा। उसके बाद आता है पियाजे थ्योरी, जो बात करती है वो 4 फैक्टर के बारे में बात करती है। कौन सा ऐसा 4 फैक्टर है, तो उसको हम सीम से याद रख सकते हैं, सीम से दिखाई देने वाले। तो सीम का मतलब क्या हो गया, एस का मतलब हो गया सोशल इंटरेक्शन। सोशल इंटरेक्शन का सामाजिक अंतःक्रिया, सामाजिक अंतःक्रिया बोल देंगे या सोसाइटी बोल सकते, कुछ भी बोल सकते हैं। उसके बाद ई का मतलब एक्सपीरियंस, अनुभव। अनुभव जो हमारे अंदर आता है, जो बच्चे के अंतर्गत अनुभव जो आता है, कहाँ से आता है, एक्टिविटी से आता है। किससे आता है, एक्टिविटी। कोई भी चीज़ को, काम को करने से क्या आता है, एक्सपीरियंस आता है, उस चीज़ को हम सीखते हैं। उसके बाद है इक्विलिब्रेशन, संतुलन, कोई चीज़ को मैनेज करना, बैलेंस बनाना, तो उसी को बोलते हैं इक्विलिब्रेशन, संतुलन। उसके बाद मेच्योरिटी, परिपक्वता। मेच्योरिटी कहाँ से आता है, हेरिडिटी से आता है। कहाँ से आता है, हेरिडिटी से आता है। हमारे अंदर जो मेच्योरिटी आता है हमारे पेरेंट्स से रिलेटेड है। हेरिडिटी का मतलब वंशानुगत। उसके बाद जो आता है इक्विलिब्रेशन, जो है संतुलन, उसको 2 कैटेगरी में बांटा गया है। एक है एडेप्टेशन, जिसको हम बोल सकते हैं अनुकूलन, और दूसरा है ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम संगठन बोल सकते हैं।
तो एडेप्टेशन जो है अनुकूल, उसको भी हम फिर दो कैटेगरी में बांटा गया है। एक है एसिमिलेशन आत्मसातकरण और दूसरा है एकोमोडेशन समायोजन। उसके बाद है ऑर्गेनाइजेशन संगठन, जो किससे रिलेटेड है, स्कीमा। जो जीन पियाजे स्कीमा के बारे में चर्चा करते हैं। स्कीमा क्या होता है? स्कीमा होता है स्टोर्ड नॉलेज, जो ज्ञान का भंडार, जिसमें हम क्या मानव का माइंड क्या है, एक स्ट्रक्चर है, एक स्ट्रक्चर है। जैसे मान लो कि ऐसा माइंड है तो ये क्या है, एक तरह से स्ट्रक्चर, मेंटल स्ट्रक्चर है ये। उसको आगे हम बात करते हैं। उसके बाद इसके बारे में चर्चा करेंगे, एसिमिलेशन क्या होता है, एकोमोडेशन क्या होता है। एसिमिलेशन, हम कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी ज्ञान को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। पूर्व जो हमारा जानकारी, उसमें हम क्या करते हैं, कुछ नया जानकारी ऐड करते हैं। हम जब कोई चीज़ सीखे रहते हैं, उसमें हम कुछ नया ऐड करते हैं, तो उसी को एसिमिलेशन बोलते हैं। एकोमोडेशन, अगर कोई हमको जानकारी है, कुछ पहले का जानकारी कुछ और है, बाद में जानकारी कुछ और हो रहा है, तो उसको हम चेंज कर दिए, उसको हम परिवर्तन कर दिए, चेंज कर दिए। जब हम परिवर्तन कर दिए, उसी को एकोमोडेशन करेंगे बोलते हैं। तो आगे हम देखते हैं उसको डिटेल में, एसिमिलेशन और एकोमोडेशन के बारे में। उसके बाद आता है क्या, इक्विलिब्रेशन। इक्विलिब्रेशन वही बोल रहे थे, एसिमिलेशन पार्ट में बांटा गया और दूसरा एकोमोडेशन। एसिमिलेशन का मतलब हो गया आत्मसातीकरण और दूसरा हो गया समायोजन। तो आत्मसातीकरण, एसिमिलेशन, उसी को बोलते, किसको बोलते हैं कि ऐड क्या करते हैं, न्यू इन्फॉर्मेशन। किसमें ऐड करते हैं, प्रीवियस नॉलेज में हम क्या करते हैं, न्यू नॉलेज क्या करते हैं, उसमें ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं एसिमिलेशन। प्रीवियस नॉलेज में क्या करते हैं, कोई भी नया जानकारी क्या करते हैं, हम ऐड करते हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन। उसके बाद एग्जिस्टिंग स्कीमा, जो हमारा पूर्व ज्ञान है, पूर्व जो संरचना है हमारे माइंड के अंतर्गत, उसी में हम कुछ जोड़ देते हैं, कुछ नया सीख जाते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन बोलते हैं। उसके बाद एकोमोडेशन। एकोमोडेशन का मतलब समायोजन, जो हम क्या करते हैं, सीखे रहे होते हैं, उसको हम चेंज कर देते हैं और नया ज्ञान हम सीखते हैं, कुछ अलग ढंग से सीखते हैं, जो उसको चेंजेज कर दिए, परिवर्तन किया गया है। जैसे एडजस्ट हम कर दिए, उसको चेंजेज कर दिए गए, परिवर्तन कर दिया, मैनिपुलेट कर दिए, मॉडिफाई कर दिए, उसको रेक्टिफाई कर दिया। सेम मीनिंग है, जो हमेशा एक दूसरे क्या परिवर्तन कर देना, उसका मतलब टोटल का मतलब परिवर्तन करना है। जो पुराना ज्ञान था उसको हम हटा दिए, उसको परिवर्तन कर दिया और नया ज्ञान हम क्या किए, सीखे हैं। तो इन प्रीवियस नॉलेज चेंजेज, प्रीवियस नॉलेज को हम क्या किए गए, साइड कर दिए, दरकिनार कर दिया, और नया नॉलेज हम न्यू क्या किए, इन्फॉर्मेशन हम सीखे। अब एडोप्टेशन जो होता है क्या होता है, तो एडोप्टेशन जो होता है वो एक प्रोसेस है, किसका, एसिमिलेशन से लेके एकोमोडेशन का एक प्रोसेस है। क्या है, प्रोसेस है। एसिमिलेशन से जब एकोमोडेशन का जो प्रोसेस होगा, उसी को हम एडोप्टेशन बोलते हैं। एसिमिलेशन क्या होता है, मान लो कोई बच्चा को हम बोल दें कि क्या है, ऊपर में जो उड़ने वाली पक्षी है, वो उसको हम क्या बोलते हैं, जो ऊपर में जो उड़ते हैं उसको हम पक्षी बोल सकते हैं। तो ठीक है, मान लो हम बच्चे को तो बोल दिए कि ऊपर में जो भी उड़ रहा है वो क्या है, पक्षी है। तो पक्षी है, बर्ड है, तो ये तो बोलेगा कि बर्ड है, ठीक है। उसके बाद इक्विलिब्रियम आ जाता है। तो इक्विलिब्रियम क्या होगा, तो जब भी कोई जाएगा, हेलीकॉप्टर जाएगा या एरोप्लेन जाएगा, तो उसको भी क्या बच्चा बोल देगा, ये बर्ड है, पक्षी है। तो ये क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम केस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बर्ड को, एरोप्लेन को बर्ड बोलना, क्या बोलना, एरोप्लेन को क्या, बर्ड बोलना, बर्ड बोल देना। मान लो हम तो कहें जो भी पक्षी है क्या है, बर्ड है, जो भी आसमान में उड़ता है वो तो बर्ड कहलाता है। लेकिन वो हेलीकॉप्टर उड़ रहा था, उसको लगा कि पक्षी उड़ रहा है, तो वो क्या बोल दिया, एरोप्लेन जा रहा था, उसको बोल दिया कि बर्ड है। तो फिर क्या होगा, न्यू सिचुएशन उत्पन्न हो गया। तो न्यू सिचुएशन क्या था, ये तो एक्चुअल में क्या था, एरोप्लेन था। क्या था, एरोप्लेन था, एरोप्लेन था। उसको फिर क्या हम किए, न्यू सिचुएशन क्या आ गया, ये बर्ड आ गया। क्या आ गया, बर्ड आ गया। क्या आ गया, बर्ड आ गया, पक्षी आ गया न्यू सिचुएशन में। फिर उसको हम क्या किए, डिसइक्विलिब्रियम किए। जो एक्चुअल में क्या था, एरोप्लेन था, तो एरोप्लेन क्या था, डिसइक्विलिब्रियम में आ गया। और एकोमोडेशन, उसको हम क्या कर दिए, चेंजेज कर दिया गया। क्या किया गया, चेंज कर दिए, परिवर्तन कर दिए।
हम तो पहले ज्ञान था, क्या था, बर्ड था, जो भी आकाश में उड़ रहा है तो उसको हम बर्ड बोलेंगे, लेकिन क्या था, इक्विलिब्रियम, बर्ड को हम क्या बोल दिए, एरोप्लेन बोल दिए, एरोप्लेन को हम बर्ड बोल दिए। अब न्यू सिचुएशन आ गया, बर्ड, पक्षी आ गया। उसके बाद ये उसको फिर हम क्या किए, डिसइक्विलिब्रियम किए, एरोप्लेन किए। उसके बाद उसको हम चेंजेस करके, परिवर्तन करके क्या किया गया, एसिमिलेशन किया। तो यही प्रोसेस क्या कहलाएगा, एडोप्टेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एडेप्टेशन कहलाएगा। उसके बाद आता है, क्या आता है, स्कीमा, जो एकोमोडेशन के अंतर्गत जो आता था, क्या ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत जो आता था, वो रिलेटेड किससे था, स्कीमा से रिलेटेड था। स्कीमा क्या होता है, जीन पियाजे स्कीमा के बारे में बताती है। तो बच्चे का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है वो क्या है, मेंटल स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज, नॉलेज का भंडार है, जो हमारे माइंड में बहुत कुछ सीखे रहते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, स्कीमा बोलते हैं। जितना सारा जानकारी हम इकट्ठा करके रखते हैं, इंफॉर्मेशन रखते हैं हम किसके अंतर्गत, माइंड के अंतर्गत। तो माइंड के अंतर्गत रखते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, स्कीमा बोलते हैं। पैकेट ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन का क्या, पैकेट। उसके बाद ऑर्गेनाइज सेट ऑफ इंफॉर्मेशन, और एक तरीके से, एक व्यवस्थित ढंग से हम क्या करते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन को हम सुव्यवस्थित ढंग से हम क्या करते हैं, नॉलेज को हम इकट्ठा करते हैं। उसके बाद स्टोर्ड नॉलेज, यही क्या है, स्कीमा कहलाता है। स्कीमा क्या है, पैकेट ऑफ इंफॉर्मेशन या स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज या स्टोर नॉलेज, ये सब स्कीमा कहलाती है। उसके बाद आगे का टर्म हम देखते हैं। इसके बाद आता है स्टेजेज ऑफ जीन पियाजे। जीन पियाजे का जो स्टेज था वो 4 चरण था। किसका कितना चरण था, 4 स्टेजेज में क्या किया गया है, बच्चे को डेवलपमेंट के बारे में बताया गया था। तो पहला क्या है, सेंसरी मोटर स्टेज। सेंसरी मोटर स्टेज, जिसको इंद्रिया गामक अवस्था बोल सकते हैं, वो जो बच्चा के 0 से 2 वर्षों के बीच होता है। उसके बाद दूसरा है प्री ऑपरेशनल स्टेज, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो 2 से 7 वर्षों के बीच होती है। उसके बाद है तीसरा कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जिसको हम मूर्त संक्रियात्मक अवस्था बोल सकते हैं, जिसका एज बच्चा का 7 से 11 वर्ष के बीच में होता है। और चौथा होता है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जिसको हम औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था बोल सकते हैं, जो बच्चों में 11 वर्ष के बाद की अवस्था होती है, फॉर्मल। उसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, उसको हम याद रख सकते हैं, सम, क्या, पीपल कैन फोकस। उसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कुछ लोग जो होते हैं फोकस नहीं कर पाते हैं, सम पीपल कैन नॉट फोकस। तब उसको हम डिटेल से समझते हैं कि सेंसरी मोटर स्टेज क्या होता है। तो सेंसरी मोटर स्टेज जो होता है वो कितने वर्ष के बच्चों के लिए होता है, 0 से 2 वर्ष के बीच के बच्चों के लिए होता है। तो उस केस में क्या होता है कि अनैच्छिक क्रियाएं करते हैं, बच्चों के द्वारा तरह तरह का क्रिया करते रहते हैं, जैसे बलबलाना, दा, पा, ला, दादा, पापा, ऐसे बोलते रहता है, दादी। तो ये क्या करता है, उसके बाद ग्रास्पिंग करता है। कोई भी बच्चों को कुछ भी अगर दे देते हैं, पेन भी दे देते हैं, तो वो क्या करता है, चूसने लगता है, मुंह में डालने लगता है, खेलने लगता है। तो यही क्या कहता है, रिफ्लेक्स एक्शन, यानी अनैच्छिक क्रियाएं करने लगता है। सेंसेस आर द टीचर, वो क्या अपने आप में टीचर का काम करता है, अपने सेंसेस से क्या करता है, ग्रास्पिंग करता है, पकड़ना जानने लगता है, सकिंग, चूसने लगता है। कोई भी चीज़ हम देते हैं तो वो चूसने लगता है। अगर पेन देते हैं तो पेन अगर चूसने लगता है, कुछ भी अगर सामान उसके पास रख देंगे तो वो मुंह में लेने लगता है। उसके बाद टच करता है, कभी फील करता है, उसको अगर उठाना रहा, हल्का रहता है तो उठा भी सकता है, अगर भारी रहेगा तो उस चीज़ को नहीं उठाएगा। स्मेल करेगा, वो कैसे स्मेल करेगा, टेस्ट करेगा, उसके बाद देखेगा कि जो अगर उसके नियरेस्ट होता है, माँ को कैसे पहचान जाता है, वो अपने टच से, फीलिंग से पहचान जाता है, माँ की आवाज़ से पहचान जाता है कि मेरी मम्मी है, वो मेरी दादी है। तो वो टच से, उसके बॉडी के से पहचान जाते हैं, वो फीलिंग से पहचान जाती है कि ये मम्मी है। उसके बाद ये बच्चा जो होता है, गोल डायरेक्टर बिहेवियर होता है, वो गोल की तरफ उसका आकर्षित होता है, उसके तरफ व्यवहार वो डिसाइड करता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट परमानेंस, वस्तु स्थायित्व, क्या होता है, ऑब्जेक्ट परमानेंस, वस्तु स्थायित्व। तो उसका सेंस यही होता है कि बच्चा जो होता है वो सोच करके, समझ करके कोई चीज़ को क्या करता है, टच करता है, फील करता है, महसूस करता है, वही हुआ ऑब्जेक्ट परमानेंस। जो भी कोई वस्तु देते हैं तो उसको समझता है, सोच करके, समझ करके उसको क्या करता है, कभी उसको टच या फील करके महसूस किया करता है।
उसके बाद आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, इसके अंतर्गत ये भी आ जाता है कि वो दृश्य को क्या करता है, उसके बाहर है, माइंड से वो चीज़ बाहर है, वो नहीं समझ पाता है ये क्या है वो क्या नहीं है, उसको कुछ भी दे सकते हो, होगा तो उसके अंदर उंगली दे सकता है, कभी कुछ उठा सकता है, किसी को फोड़ सकता है, वो उसके यानी सेंस से क्या है, बाहर है। उसके बाद इमिटेशन, इमिटेशन का यही मतलब हुआ कि अनुकरण करना, डिफरेंट डिफर्ड इमिटेशन, डिफर्ड इमिटेशन का मतलब होता है जिस प्रकार पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चों के साथ खेलते हैं, तो खेलने के दौरान क्या होता है, बच्चे भी अनुकरण करते रहते हैं, जब उसको हंसाते हैं, रुलाते हैं, हंसाते हैं, तरह तरह की बात बोलते हैं, तो ये भी क्या करता है, साथ में इमिटेशन करते हैं, नकल करते हैं। जिस तरह माँ बाप का बोलते हैं उसी तरह बच्चा क्या करता है, उसका नकल कर लेता है, उसको नकल करना है, तो उसी को बोलते हैं इमिटेशन। उसके बाद सर्कुलर एक्शन, बच्चे के जो इर्द गिर्द का जो कार्य होता है, जो अगल बगल का जो कार्य रहेगा, जो देखेगा बच्चा वही सीखेगा, वही काम करेगा। तो सर्कुलर एक्शन जो अपने फैमिली में जो भी होगा, जो उसके क्लोज होगा, वही क्या करेगा, उसके उससे रिलेटेड उसके अंदर बिहेव आएगा, व्यवहार आएगा। तो उसी के बारे में क्या कहता है, सेंसरी मोटर स्टे, वो सेंसेस से सीखता है, वो एक्टिविटी करके सीखता है, सेंसेस करके, सेंस जो टच फील करके महसूस करके ये होता है। उसके बाद आता है प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो बच्चों 2 से 7 वर्ष के बीच आता है। तो उसके बारे में हम पढ़ते हैं। उसके बाद जो आता है प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो 2 से 7 वर्ष के बच्चों के लिए आता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्री ऑपरेशनल एज को क्या बोलते हैं, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसके अंतर्गत आ जाता है प्री स्कूल एज, उसको बच्चे का क्या बोल सकते हैं, प्री स्कूल एज, पूर्व स्कूल का अवस्था, ज्ञान की अवस्था। उसको इस एज में जो होता है बच्चा के अंदर एनिमिज्म का ज्ञान होता है। एनिमिज्म का मतलब क्या, जीववाद, सजीव को निर्जीव समझ लेता है, निर्जीव को सजीव समझ लेता है। जीववाद क्या मतलब हुआ उसका, जीववाद यानी सजीव को निर्जीव समझना और निर्जीव को क्या, सजीव समझना है, जीववाद, यही हो गया एनिमिज्म। इस केस में जो बच्चा होता है क्या होता है कि सजीव को भी निर्जीव समझता है, निर्जीव को भी यानी सजीव समझता है। जैसे कि अगर बच्चा कहीं चेयर पर से गिर गया या बेड पर से गिर गया तो क्या करता है, रोने लगता है। जब रोने लगता है तो उस केस में क्या है, उसका पेरेंट्स ने गोदी में लेता है, उसके बदले में क्या करता है, उसको पिटाई करता है, बेड को मारता है या टेबल को मारता है या कुर्सी को मारता है, जिससे बच्चा क्या होता है, खुश होता है, ये कहता है कि उसके बाद हमारे बदले में उसको मारा है, पीटा है, तो उससे ये रोना बंद कर देते हैं। तो वही हुआ कि बच्चा उस केस में सजीव को निर्जीव भी समझ लेता है, निर्जीव को भी सजीव समझ लेता है। उसके बाद ईगो सेंट्रिज्म होता है या सेल्फ सेंटर्ड होता है। उस केस में जो बच्चा होता है अपने डायरेक्शन में कोई भी काम करते हैं, सेल्फ सेंटर अपने तरफ से काम करता है। उसके बाद इरिवर्सिबल थिंकिंग होता है, वो अतार्किक थिंकिंग होता है, उसके अंतर्गत कोई तरह का थिंकिंग नहीं होता है, इरिवर्सिबल होता है। उसके बाद सेंट्रेशन, सेंट्रेशन का मतलब क्या हुआ, सेंट्रेशन का मतलब जैसे कि ये पेन है, तो ये पेन है तो किसी एक एस्पेक्ट को ध्यान में रखना है। ये पेन है तो सीधा बच्चा देखेगा कि ये पेन है, सिर्फ लिखेगा, अगर नहीं लिखा देगा, उसमें इंक नहीं रहेगा तो सीधा क्या करेगा, उसको हटा देगा, फेंक देगा कि ये पेन नहीं लिख रहा है। लेकिन किस वजह से नहीं लिख रहा है, उसमें क्या प्रॉब्लम है, ऑल एस्पेक्ट को नहीं देखना, सिर्फ ओनली एक एस्पेक्ट को देखेगा, तो उसी को हम सेंट्रेशन बोलते हैं। उसमें बच्चे में क्या रहता है, उसका कमी रहता है। किसी एक एस्पेक्ट को देखेगा तो क्या होगा, वो सेंट्रेशन कहलाएगा। लैक ऑफ कंजर्वेशन यानी संरक्षण का कमी होगा। क्या चीज़ का कमी होगा, संरक्षण का कमी होगा, तुलना करने की संरक्षण की कमी होगा, क्या होगा, कमी होगा। उसके बाद सिंबॉलिक थॉट, वो सांकेतिक विचार पे ज़्यादा वो ध्यान देता है। उस केस में जो होता है बच्चे क्या, कोई भी चीज़ अगर डायग्राम के माध्यम से, चित्र के माध्यम से अगर दिखाएंगे तो वो चीज़ ज़्यादा कैच करता है माइंड को, वो चीज़ ज़्यादा देर तक उसके अंदर रहता है। तो सिंबॉलिक थॉट पे ज़्यादा वो ध्यान देता है, बच्चे को ज़्यादा समझ में आता है। उसके बाद कॉज एंड इफेक्ट, कॉज एंड यानी क्या, कारण और उसका प्रभाव जो होता है उसी केस में होता है। इस केस में कॉज और उसका, मान लीजिए कोई मार दिया तो उसका प्रभाव पड़ेगा, उसके अंदर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसका कारण क्या है, ये सब उसी केस में आएगा प्री ऑपरेशनल स्टेज का। अब प्री ऑपरेशनल स्टेज को भी क्या 2 कैटेगरी में बांटा गया है। किस कैटेगरी, कभी कभी ये क्वेश्चन भी आ जाता है क्या,
कि प्री ऑपरेशनल स्टेज में क्या होता है, प्री कंसेप्चुअल स्टेज होता है जो 2 से 4 वर्ष के बीच होता है, और दूसरा होता है इंट्यूटिव स्टेज जो 4 से 7 वर्ष के बीच में होता है। तो प्री कंसेप्चुअल स्टेज जो होता है वो उस केस में बच्चा क्या होता है, इमेज नहीं बना पाता। मान लो अगर पढ़ा भी रहे तो उस केस में उसके माइंड में इमेज नहीं बनेगा कि कैसे क्या हुआ नहीं हुआ, वो नहीं इमेज बनाएगा। लेकिन इंट्यूटिव केस में क्या करेगा, यानी इमेज फॉर्मेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इमेज फॉर्मेशन बन जाएगा। ये कभी कभी इसी यानी STT या अदर TET एग्जाम में कितना बार ये क्वेश्चन आ गया है कि इंट्यूटिव स्टेज क्या होता है। जब बच्चे के माइंड के अंदर क्या होगा, चित्र बनना लगेगा तो वो इंट्यूटिव स्टेज होगा। और जहाँ नो इमेज फॉर्मेशन होगा, नो इमेज फॉर्मेशन होगा तो ये क्या हो जाएगा, प्री कंसेप्चुअल स्टेज हो जाएगा, ये होगा। और उसको प्री ऑपरेशनल स्टेज के याद करने का तरीका है, एक ट्रिक है SEA। SE क्या हुआ, S का मतलब सिंबल, बच्चे क्या करेगा, सांकेतिक के माध्यम से सीख जाएगा। E से हो गया इगोसेंट्रिक, बच्चे के अंतर्गत क्या होगा, इगोसेंट्रिक होगा। और A से होगा एनिमिज, एनिमी जो जीववाद सजीव को निर्जीव समझेगा, निर्जीव को सजीव समझेगा। तो प्री ऑपरेशनल केस में एनिज्म को सजीव से निर्जीव, निर्जीव से सभी और सिंबॉलिक के माध्यम से सीखा। ये सब पॉइंट था किसके अंतर्गत, प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंतर्गत। उसके बाद आता है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो 7 से 11 वर्ष के बीच में होता है, जिसको हम बोल सकते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। क्या बोलते हैं, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। उस केस में जो होता है बच्चा का थॉट प्रोसेस शुरू हो जाता है, यानी उसका जो विचार होता है वो शुरू हो जाता है, तर्क करने का क्षमता उसमें डेवलप हो जाता है। लॉजिकल थॉट बिगिंस क्या होता है, शुरू हो जाता है, तर्क करने का, डिसीजन लेने का वो क्या होता है, लॉजिकल, ये इस केस में क्या होता है, शुरू हो जाता है। उसके बाद रिवर्सेबल थॉट। रिवर्सेबल थॉट का कोई मान लो कि अगर बोतल है, 1 लीटर का बोतल है, कोई मान 1 लीटर का बोतल है, मान लो उसमें 1 लीटर पानी रखा हो। अब किसी बड़ा बर्तन में उसको रख देंगे, चौड़े वाला बर्तन में रख देंगे, और किसी को एक लंबे वाले बर्तन में लिख देंगे, तो उस केस में क्या होगा, रिवर्सेबल होगा। उस केस में वो संरक्षण कर लेगा कि ये द्रव्यमान के आधार पे, वॉल्यूम के आधार पे, बेसिस पे वो क्या करेगा, वो उसका समझ यानी समझ बढ़ जाएगा। तो उसी को हम बोलते हैं रिवर्सेबल थॉट। लेकिन प्री ऑपरेशनल में ये क्या होता है, उसका कमी रहता है। क्या कमी रहता है कि अगर 100 ml का अगर बोतल है तो वो अगर बराबर लंबा वाला में दे देंगे तो बच्चा कहेगा उसमें बड़ा है और दूसरे में छोटा है। लेकिन उसमें क्या करेगा, वो अंतर उसका कमी रहेगा। क्या रहेगा, उस केस में कमी रहेगा। उसके बाद डिसेंट्रेशन उसकी, यानी क्या करेगा, डिसेंट्रेशन का मतलब सभी पक्षों का क्या करेगा, ध्यान में रखेगा। क्या करेगा, सभी, जैसे बताए थे कि प्री ऑपरेशन में ये पेन है तो पेन को एक एस्पेक्ट को ध्यान में रखता था। लेकिन इस केस में कंक्रीट में होता है लॉजिक, उसको तर्क करेगा, विचार करेगा कि ये पेन है तो मान लो कि ये एक पेन क्या क्या चीज़ से बना है। मान लो कि ये इसके अंतर्गत इंक है, उसके अंतर्गत रिफिल है, उसका अपर पार्ट में एक कवर है, लोअर पार्ट में एक कवर है, वो मूव करने पे खुलता है, लेफ्ट करने पे या राइट करने पे खुलता है, कभी उसको बंद करते हैं। तो वो ऑल एस्पेक्ट को ध्यान में रखेगा, उसका समझ बढ़ जाएगा। तो वो उसी को बोलते हैं डिसेंट्रेशन, उसमें समझदारी बढ़ जाएगा, सभी पक्षों को ध्यान में रखेगा। उसके बाद कंजर्वेशन अचीव, संरक्षण का क्या कर रहेगा, वो अचीव कर लेगा। वही बात हुआ, संरक्षण का मतलब क्या, कंजर्वेशन, ऑल एस्पेक्ट का समझ बढ़ जाएगा, उसको तर्क वितर्क करने की क्षमता बढ़ जाएगा। उसके बाद क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण कर लेगा। कोई भी चित्र डायग्राम है तो वो समझ जाएगा किस टाइप का डायग्राम है, कैसा है, उसको क्या बोलना है, वो रिवर्स करके उसको कर सकता है। वही हुआ क्लासिफिकेशन। उसके बाद ट्रांजिटिविटी, ट्रांजिटिविटी का मतलब क्या हो गया, मान लो कि ए ग्रेटर देन बी है, बी ग्रेटर देन सी, तो उसमें वो क्या करेगा, एनालाइज कर लेगा कि ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी। मान लो अगर क्या है, कोई बच्चा को अगर बोल दिए कि 7 में 5 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 12 होगा। 12 होगा तो अगर उसी को हम बोल देंगे 12 में से 5 घटाएंगे तो कितना होगा, तो 7 होगा। तो ये उसको समझदारी इस केस में क्या, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में ये समझदारी बढ़ जाएगा कि जब हम 7 में 5 जोड़ते हैं तो 12 भी हो गया, जब उसको ऐड करें यानी सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 तो वो 7 हो जाएगा। ये उसको रिवर्स कर सकता है, लेकिन ये प्री ऑपरेशनल स्टेज में वो नहीं कर पाएगा। जब 7 में 5 जोड़ेंगे तो 12 हो सकता है, लेकिन 12 में से 5 घटाएंगे तो उसको ये समझ इसमें नहीं होगा, प्री ऑपरेशनल स्टेज में
नहीं होगा, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, वो एनालाइज कर लेगा उस केस में। उसके बाद उसको हम क्या चीज़ से याद रख सकते हैं, सी सी एस से याद रख सकते हैं। उसका ट्रिक क्या है, सी से क्या होगा, कंजर्वेशन, कंजर्वेशन का मतलब संरक्षण, उसमें ऑल एस्पेक्ट को हम ध्यान में रख लेंगे। उसके बाद क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण कर सकते हैं। उसके बाद सेरिएशन, कोई भी चीज़ को क्रमबद्ध हम तरीके से उसको क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं, उसको हम इकट्ठा कर सकते हैं। जैसे कि मान लो 10 बॉल क्या किया है, एक कमरा में या एक क्या है कहीं सर्कुलर में रखा हुआ है, कोई पॉट में रखा हुआ, उसको कहेगा क्रमबद्ध करने के लिए, तो उसको क्या लाइन रेखा पे मान लो एक तरह से उसको क्या करेंगे, हम इकट्ठा करके एक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, तीसरा के बाद क्या करेंगे, उसको हम सेरिएशन कर लेंगे, क्रमबद्ध में उसको हम लगा देंगे, तो वो उसका समझदारी उस केस में बढ़ जाता है। उसके बाद आता है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज का मतलब क्या हो गया, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो 11 वर्ष से लेके यानी एवं के वर्षों के बच्चों के अंदर पाए जाते हैं। उसमें अब्स्ट्रैक्ट थॉट आने लगता है, अमूर्त चिंतन आने लगता है, परिकल्पना के इमेजिन के थ्रू वो अपने माइंड के अंदर कोई भी समस्या को समाधान कर सकता है। कोई इमेजिन आया, कोई भी यानी माइंड में बात आई तो वो सोच सकता है, उसके अनुसार अपने माइंड में इमेज बना सकता है, वही हुआ एब्स्ट्रैक्ट थॉट, यानी अमूर्त सोचन उसके अंतर्गत आ सकता है। उसके बाद है हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग। हाइपोथेटिक यानी निगनात्मक क्या तर्क हुआ। मान लो कि परिकल्पनात्मक निगनात्मक तर्क हुआ, इसका मतलब ये हुआ कभी भी बच्चे को अगर प्रॉब्लम हो रहा है किसी भी क्षेत्र में, किसी भी फील्ड में, तो वो क्या करेगा, अपने से क्या करेगा, डूइंग करेगा, करेगा और उसको धीरे धीरे करते करते वो निष्कर्ष पे पहुंच जाएगा। वो जहाँ तक उसको पहुंचना चाहिए तो उस जगह पे वो पहुंच सकता है, समस्या का समाधान खुद कर लेगा। उसी को बोलते हैं हाइपोथेटिक डिडक्टिव रीजनिंग। उसके बाद इमेजिनरी ऑडियंस, यानी परिकल्पना, यानी इमेजिन का परिकल्पना करना, ऑडियंस के साथ हम क्या करना है, उसके बारे में सोचने लगता है, तरह तरह का समाज के बारे में है, किसके बारे में कौन सोचता है, उसका समझदारी उस केस में क्या बढ़ जाएगा। उसके मान लो कि उसका ग्रुप है, लड़का का ग्रुप है, तो मान लो ग्रुप के बारे में जो स्टूडेंट उसके बारे में वो सोचने लगता है कि उसके साथ कैसे है, क्या है, नहीं है, उसका समझने की क्षमता क्या, पढ़ाई में कैसा है, उसका सर्कल कैसा है, उसके बारे में समझ बढ़ जाते हैं। उसके बाद एडोलेसेंट इगोसेंट्रिक, यही हुआ जो बताया था कि हाइपोथेटिकल जो होता है बच्चों के अंतर्गत सभी पक्षों के एक दूसरे को यानी रुचि लेना। सब बच्चे क्या करता है, एक दूसरे में रुचि लेने लगते हैं, अपने अंदर भी रुचि लेने लगता है और दूसरे के अंदर भी यानी रुचि लगने लगता है। यही सब पॉइंट था क्या जीन पियाजे की थ्योरी के बारे में। जीन पियाजे का सबसे पहले कितना स्टेज दिया था, 4 स्टेज दिया था। उसको हम किस फॉर्म में याद रख सकते हैं, सम पीपल कैन नॉट फोकस। तो सम से क्या होगा, सेंसरी मोटर स्टेज। दूसरा हो गया प्री ऑपरेशनल स्टेज। तीसरा कैन से क्या, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। और एफ से फोकस से मतलब फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो इसके अंतर्गत 4 फॉर्म था, उसको हम डिटेल में जाने हैं। तो यही सब था क्या जीन पियाजे के बारे में। उससे बहुत सारा क्वेश्चन बनता है, कभी कभी पूछ लेता है सिंबॉलिक थॉट किस स्टेज में आता है, तो वो किस में आएगा, प्री ऑपरेशनल में आएगा। कभी कभी ये पूछ देगा जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आएगा वो किस में आएगा, तो वो आ जाएगा फॉर्मल स्टेज में। यही सब क्वेश्चन घुरा फिरा के आ जाता है कि कब वर्गीकरण किया जाता है, कब एनालाइज कर लेगा, तो ये सब क्या आ जाएगा, कंक्रीट में आ जाएगा। तो यही सब घुरा फिरा के आएगा, उसको अच्छे से पढ़ना है, उसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। तो कहीं से पूछेगा तो क्वेश्चन यहीं से आएगा। तो यही सब पॉइंट था, उसी के बारे में डिस्कस किए। तो चलिए इस सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपका ये लेक्चर अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो, ये जीन पियाजे की थ्योरी अच्छा लगा हो, तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप अगर नए हैं आप इस चैनल पे तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपका वीडियो कैसा लगा है तो कमेंट में ज़रूर क्या कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ओके, धन्यवाद।